बताया था मैंने, तब भी कहा था क्योंकि इस इलाके में व्यापार ज्यादा था इसलिए लूटपाट भी। सिया तो 49 सियो बड़ो, सिया बड़ा 50 कि 49 से सिया बड़ा था, 49 से तो कौन बड़ा था? सिया। सिया बड़ा 50 और सिया से बड़े और कितने थे? 50, मतलब 50 हो गए। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ कौन से वंश का शासन था? राठौड़ वंश। अब राजा लिखने शुरू करते हैं। पहला जो राजा, इसका नाम लिखो राव सिंहा। क्या नाम बंदे का बताओ देखिए? राव सिंहा। मैंने बताया कि प्रतिहार जब कन्नौज में कमजोर हुए तो वे राष्ट्रकूट जो गढ़वाल वाले इलाके में बस गए थे, जिनको हम गहेड़वाल बोलने लगे थे, उन्होंने कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज। तो मतलब कन्नौज के आसपास वाले इलाके में कौन सा वंश आ गया? गहेड़वाल। कन्नौज के पास में एक जगह पड़ती है बदायूं, यूपी में बदायूं नाम की जगह, कन्नौज के पास में। यहां बदायूं के कोई एक राजा थे, सेतराम जी। बदायूं के राजा कौन है? सेतराम जी नाम करके राजा, उनका बेटा था ये सिंहा। और ये सिंहा अपने यहां पर राजस्थान आता है, मारवाड़ आता है। इसको मारवाड़ में लाने वाले लोग थे पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण थे? ये पालीवाल ब्राह्मण थे, पाली रहते थे और व्यापार करते थे। रहते कहां थे? पाली वाले इलाके में रहते। मैंने कई बार आपको बताया होगा कि पाली वाले इलाके में अपने व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा था। ये सिल्क रूट ये सब अपने इधर से होकर निकलते थे, इसलिए मीडिएटर थे, अपने उधर का सामान इधर लाते, इधर का सामान आगे भेजने का काम किया करते थे। तो पाली अपना व्यापारिक केंद्र था। तो पाली में जो भी लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? व्यापार। ब्राह्मण भी वहां पर क्या क्या करते? व्यापार। और आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हो, मैंने आपको बीच में दो बातें बताई थी कि नाडोल के लोग एक बार सांभर के राजा वाकपति राज के पास गए थे और उसको जाके कहा था भाई हमारे वहां लूटपाट होती है तो अपने किसी बेटे को भेज दे, हम राजा बना लेंगे। और लक्ष्मण राज वहां पे जाके राजा बना था। बताया था मैंने, तब भी कहा था क्योंकि इस इलाके में व्यापार ज्यादा था इसलिए लूटपाट भी यहाँ पे ज्यादा। चौहानों का जब सिक्का ढलने लगा, चौहान जब वहां पर कभी इतने पावरफुल नहीं रहे होंगे नाडोल वाले इलाके में, या पाली वाली साइड में चौहानों को टैक्स नहीं लेने देते होंगे, जब राष्ट्रकूट अपने चरम पे थे, जब राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में भी बैठे और जब राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पे भी क्या कर रखा है? कब्जा, तो पाली से टैक्स लेना राष्ट्रकूटों ने शुरू कर दिया। जो भी बड़ी शक्ति होगी वो क्या लेगी? टैक्स। राष्ट्रकूटों का वह बंदा जो पाली के इलाके से टैक्स लेता है उसका नाम है धवल राठौड़। याद आया? जिसका बाकायदा में हस्ती कुंडी का अभिलेख मिला, जिसके अंदर वो गर्व इस बात को कहता है कि मैंने आबू के परमार राजा धरणी वराह को शरण दी है, मैंने मेवाड़ के गोहिल राजा शक्ति कुमार को शरण दी। कौन है धवल राठौड़ जो इतने बड़े बड़े राजाओं को शरण दे सकता है? वो राष्ट्रकूट है। वो कौन है? कि राष्ट्रकूट जिन दिनों में कन्नौज से टैक्स ले रहे हैं, कन्नौज के अंदर बैठे हैं, तो उत्तर भारत में सबका टैक्स लेते हैं। वो उत्तर भारत में टैक्स लेते हैं, तो राजस्थान में टैक्स लेने के लिए जो बंदा उनका भेजा हुआ वो बंदा कौन है? धवल राठौड़। वो राष्ट्रकूटों के पीछे कूद रहा है और उसकी शक्ति इसलिए वो कहता है कि साहब उधर जब मुंज परमार ने शक्ति कुमार को हराया तो वो भाग के मेरे पास में आया, और उधर आपके उस मूलराज ने धरणी वरा को हराया तो भी वो भाग के किसके पास में आया था? मेरे पास। अब बाद में राष्ट्रकूटों का राज इतना शक्तिशाली रहा नहीं। राष्ट्रकूटों का कन्नौज गया वो तो गया, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में भी शक्तिशाली नहीं बचे। और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटों को हरा के नया वंश आ गया था, चालुक्य। कौन सा वंश आ गया? जब तक आप शक्तिशाली थे तो आप पाली से टैक्स ले रहे थे, जब आप शक्तिशाली नहीं हो तो यहाँ के लोग आपको टैक्स क्यों देंगे? और यहाँ वाले बाकी शक्तिशाली हुए तो उन्होंने जो भी धवल राठौड़ के आगे जो भी रहे होंगे उनको मारपीट के भगा दिया भाग्य से, किसी बात का टैक्स नहीं। लेकिन पाली के लोगों के दिमाग में बात हमेशा से थी कि हमारे यहाँ के इलाके का टैक्स कौन लिया करते थे? राठौड़। कौन लेते? राठौड़। और उन राठौड़ों का राज कहां पे है? कन्नौज। राठौड़ों का राज कहां पे है? अब इस इलाके में एक बार फिर कोई राजा नहीं, यहां पर बड़ी अव्यवस्था की स्थिति है, आता जाता आनिया भानिया कोई लूट रहा है, इसलिए पालीवाल गए यहां से कन्नौज की तरफ। तो कन्नौज गए तो वो किस कहां गए? बदायूं। बदायूं के कौन से राजा के पास? और सेतराम जी को जाके उन्होंने कहा कि सेतराम जी हम पाली से आए हैं, किसी टाइम में आपके पूर्वज हमारे वहां से टैक्स लिया करते थे, अब भी हम चाहेंगे कि आपका कोई बंदा हमारे वहां भेज दो ताकि वो जाके हमसे टैक्स ले ले और हमारी क्या कर दे? रक्षा कर दे। सेतराम जी ने अपने जिस बेटे को पाली में यहां पर भेजा वो था सिंहा। वो कौन था? वो सतबीसी घुड़सवारों के साथ मारवाड़ आता है। सतबीसी मतलब 20 7 बार, 20 7 बार 140, 20 20 20 20 तो कितने हो गए? 140 घुड़सवारों के साथ में मारवाड़ आता है। कौन लेके आते हैं उसको? पालीवाल ब्राह्मण। लगभग कब की बात है ये? बरस। कहां से आता वो बताइए? या इस इलाके पे कब्जा करता है और यहाँ बाड़मेर में अपनी राजधानी बनाता है, खेड़। कौन सी राजधानी बनाता है? और बाद में एक युद्ध के अंदर वो लड़ रहा होता है, पाली में एक जगह पड़ती है बिट्ठू। कौन सी जगह है? या बिट्ठू में एक लड़ाई में गायों के लिए एक लड़ाई हो रही थी, वो गायों को छुड़ाने के लिए जाता है, उस लड़ाई में लड़ता हुआ काम आता है। तो उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? बिट्ठू। राजधानी कौन सी थी उसकी? तो राजस्थान में बाद में जितने भी राजाओं ने राज किया, राठौड़ों में राज किया, वो सारे राठौड़ किसके वंशज? किसके वंशज? राव सिंहा। तो राव सिंहा को राजस्थान के राठौड़ों को क्या माना जाता है? आदि पुरुष। संस्थापक कोई माना जाता है तो कौन माना जाता है? बोले बड़ी बात लिखो।
तो राजस्थान के राठौड़ों का संस्थापक किसको माना जाए? राव सिया को। कहां से आया? बदायूं से। किसकी सहायता के लिए? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। और कब आया? लगभग 1240। राजधानी कौन सी थी? खेड़। और छतरी कहां पर है? पहले बड़ी बात, राव सिया के बारे में एक जोरदार सी कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि राव सिया किसका बेटा था? सेतराम जी का। सेतराम जी के लिए कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। सेतराम जी कितने बेटे थे? मैंने कई बार कहा कि इसमें हंसने की कतई आवश्यकता। मेवाड़ का लास्ट राजा कौन सा पढ़ा हमने? भीम सिंह। हमने कौन सा राजा पढ़ा? भीम सिंह। भीम सिंह कौन से सन के आसपास है? 1818। अंग्रेजों से संधि कर रहा था 1818 के आसपास है। 95 बेटे थे, 95 टाबर थे। आप यूं मानिए ना कि रानियां 20 है, पर रानियां भाई अपने दादाजी की उम्र वाले लोग 13-13 है, 12-12, 13-13 है। एक माह से है क्रिकेट की टीम। तो राजा की रानी 10 है, 10 रानी है तो 100 टाबर। तो सिंपल सी बात है। तो पहले इनके सिंपली यू 30-30, 35-35, 40-40 तो हुआ ही करते थे। इसमें कतई को ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये 5-7 पीढ़ी पहले आप खुद के घरों में भी जाके देखोगे तो सबके मिलेंगे। अपने को अपनी हिस्ट्री पता नहीं है, इसलिए अपने को इनकी पता है तो इन वाली को लगता है कि लुल्ला है। 100 कोई बड़ी बात नहीं। वो फिर मैंने बात बताई होगी, मैं कई बार ही बताता हूं आपको कि मेरे वो एक दोस्त है, उनके पिताजी 12 भाई बहन है। तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी और चाचा जी से, किसी चाचा जी 12 भाई बहन? तो चाचा जी ने कहा 12 तो जीवते हैं, कहीं मिस कॉल थी भाई, कई होते ही मर गए, वो तो हमने गिने भी नहीं है। और ये स्वभाव है हर घर के अंदर। दादाजी की पीढ़ी वाले में सब में मिल ही जाएंगे आपको, कहीं पापा वाली में मिल जाएंगे, वरना भाई 7 पिताजी के भाई और 4 बुआ, तो 7 और 4 11 हो गए। दादाजी ने कितने भाई? 6 भाई। बुआ कितनी की? 5, तो 11 हो गए। तो 11-12, 11-12, ये अनुपात तो सिंपल सा अनुपात होते थे। तो सेतराम जी के लिए कहा जाता है कि सेतराम जी कितने बेटे थे? 100। तो गांव में बाकायदा 2 ही बोलते हैं, 49 सियो बड़ो सिया बड़ा 50। कि सेतराम जी का बेटा कौन था? सिया। तो 49 सियो बड़ो सिया बड़ा 50 कि 49 से सिया बड़ा था। 49 से तो कौन बड़ा था? सिया। सिया बड़ा 50 और सिया से बड़े और कितने थे? 50। मतलब 50 हो गए। फिर कौन हुआ? सिया। तो सिया कौन से नंबर पे हो गया? 51। और सिया के बाद 49 और हुए। तो 49 और हुए तो 51 के बाद 49 कितने? पूरे 100 हो गए। तो 49 से तो सिया क्या हो गया? बड़ा। और 50 से सिया क्या हो गया? तो 49 सियो बड़ो सिया बड़ा 50 कि 49 से सिया बड़ा था और सिया से बड़े कितने थे? 50। अच्छा, अब तो क्या होता है कि जब भी कोई टावर पैदा हुआ तो घड़ी है आपके पास में, और घड़ी में आप टाइम देखते हो कि भाई क्या टाइम हो गया? 12:29 और हाथों हाथ नोटिस करते हो 12:29। आज वार क्या है, दिन क्या है, तिथि क्या है, सब लिख लेते हो। फिर पंडित जी को दो, पंडित जी देखो भाई टावर का ये मुहूर्त है और इसके अनुसार जन्म कुंडली बना दो। और पंडित जी कहते हैं कि राजयोग है। ऐसे बनती है जन्म कुंडलियां, ऐसे बनाई जाती। अच्छा, अब तो घड़ियां आ गई। पहले जब घड़ियां नहीं थी तो क्या क्या करते? तो पहले सूरज और चांद की छाया जहां पर पड़ती है उसके आधार पर टाइम की गणना करते। और आज भी गांव में डोकरे सूरज की छाया देख के बता देते हैं कि टाइम क्या है ना। मतलब दादाजी के पास कोई घड़ी नहीं है, यूं बैठे बैठे कहेंगे 3 बजे की चाय बना लो। तो आपको कैसे पता चला 3 बजे की? छाया आ गई। मकान की छाया कितनी दूर आ गई उससे उनको टाइम का पता चलता है आज भी। तो वो छाया से टाइम का पता लगाते ही थे। तो वो जो दाई समझते हो, दाई जो महिला डिलीवरी करवाती है, नर्स का दो आज के टाइम में आपकी, वो तो दाई थी, उस दाई को कहा हुआ था जैसे बच्चा हो, बच्चा होते ही अपने छाया पे लाइन खींच लेना। वो दाई बेचारी बच्चा हुआ तो होते 100 काम और थे, तो वो बेचारी भूल गई, थाली वाली बजानी, कई काम और करने थे, वो लाइन खींचनी भूल गई। उसके 20-25 मिनट बाद में याद आया कि लाइन तो खींची नहीं। वो लगा राजा आते पूछेगा भाई लाइन कहां पे? तो उसने बेचारी ने 25 मिनट बाद में जाके लाइन खींच दी। कि क्या पता चलता, मैं कह इसी टाइम हुआ था। तो उसने लाइन खींच दी। राजा को समाचार किया गया भाई आपके बेटा हुआ है। तो राजा अपने बेटे को देखने के लिए आया, साथ में पंडित जी को लेके आया कि पहले भाई बताओ कैसे नक्षत्रों में, कैसे ग्रह में पैदा हुआ है। पंडित जी ने वो लाइन देखी, पंडित जी ने लाइन देख के कहा कि वो तो गलत घड़ी में पैदा हुआ है, और यदि इस बच्चे का मुंह बाप देख लेगा तो बाप मर जाएगा, इसलिए बाप को इसका मुंह देखना नहीं। ये भी अभी तक भी ऐसी बात की जाती है। एक नक्षत्र होता है मूल नक्षत्र, तो मूल नक्षत्र वाले बच्चों के लिए अभी तक कहते हैं यदि मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हो तो जब तक नाम नहीं निकलता तब तक मुंह नहीं देखता बाप। अभी तक भी गांव में इन चीजों का ध्यान रखते हैं। मूल नक्षत्र है तो बाप मुंह नहीं देख सकता। तो भाई तो पंडित जी ने कहा इसका तुम देख ही नहीं सकते, देखते तुम मर जाओगे। तो राजा ने कहा मैं क्यों मरूं, इसको ही मारो। और राजा ने कहा मेरे कौन से बेटों की कमी है जो इसका मुंह देखना जरूरी है, और कौन सा कमी पड़ जाएगी, भगवान दिन दुने रात चौगुने दे रहा है अपने। तो उसने कहा ये जो आज जवान इसको सल्टाया जाए, इसको मारा जाए। तो जल्लाद बुलाए, जल्लाद समझते हो मारने वाले, जल्लाद बुलाए, जल्लादों का इसको जंगल ले जाओ मार दो। जल्लाद बच्चे को लेके गए, पर बेचारे जल्लाद भले ही जल्लाद थे, दिल तो उनके होता है, कागजात तो उनके होता है, उनको लगा रहे। एक दिन का जिलफ है, एक दिन का टाबर है, अपने हाथ से कैसे मारा जाए। तो किसी ने कहा नहीं मारेंगे, तो राजा के पास जाते राजा अपने को मारेगा।
कि मैंने आज्ञा दी, तुम आज्ञा का उल्लंघन करके आए हो। तो उनका एक काम करते हैं, किसी पशु की गुफा होगी, उस गुफा में फेंक देते हैं। अपने हाथ से तो मारा नहीं, पशु खा जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो उनका ठीक है, तो एक गुफा देखिए, गुफा में फेंक के आ गए। वैसी कहानी है कि इस गुफा में एक शेरनी थी। उस शेरनी ने उसी दिन अपने एक बच्चे को जन्म दिया था और माँ बेटे दोनों सो रहे थे। इस बच्चे को उन्होंने फेंका तो लुढ़कता लुढ़कता उस शेरनी के पास जाके गिर गया। थोड़ी देर बाद शेरनी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसको लगा मेरे 2 बच्चे हैं, और शेरनी ने उन दोनों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। डार्विन कहता है अनुकूलन का सिद्धांत, कि आप जैसे वातावरण में रहते हो उसी वातावरण के अनुसार आपका शरीर बन जाता है। अब वो मनुष्य का बच्चा वो वहां पे शेरों की तरह बिहेव करे, उसने अपने हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शेर तो चौपाया जानवर है, 4 पैरों से चले, अब उसके हाथ ही पैर है। वो वैसे ही चले, वैसे ही खाए, वैसे गुर्राए। अब उसके नाखून बढ़े हुए थे, दांत आगे निकले हुए थे, और शेरों के साथ रहे, शेरों के साथ ही अपना जीवन यापन करे। अपने वाले पालीवाल ब्राह्मण कन्नौज की साइड में जा रहे बिजनेस करने के लिए। अपने वाले बिजनेस करते, बंगाल साइड से सामान लाके इधर भेजते, इधर वाला सामान बंगाल साइड में भेजा करते। ये जब कन्नौज के जंगलों के अंदर से होकर निकल रहे थे, बदायूं के आसपास होकर निकल रहे थे, तब इन्होंने देखा कि वहां पर 5 शेरों की लड़ाई हो रही है, और 5 शेरों की लड़ाई में एक शेर जीत रहा है, और वो जो शेर जीत रहा है वो आदमी है, लेकिन वो बिहेव एकदम शेरों की तरह कर रहा है, वैसे चल रहा है, वैसे झपट्टा मार रहा है, वैसे गुर्रा रहा है, पर जीत उनके अंदर वो हो रहा है। उनको लगा ये भयंकर चीज है, पर उनको लगा ये कहीं अपनी तरफ देख लेगा तो अपने को खाएगा। तो बेचारे वहां से वो भागे, आगे बदायूं पहुंचे। बदायूं के राजा कौन थे? और उन्होंने सेतराम जी को जाकर के, सेतराम जी आपके जंगलों में हमने भयंकर कोतक देखा आज। क्या देख के? तो उनका साहब 5 शेरों की लड़ाई हो रही थी, और उन शेरों में से एक शेर आदमी है, और हम उसको देख के हैं। लोगों ने कहा यार ठीक मजाक करते हो, आदमी शेरों के साथ कैसे हो सकता? उनका आपको उसकी सौगन है, हमने आंखों से देखा यार, और वाकई इस प्रकार की चीज हो रही थी। तो राजा ने कहा कि भाई और किसी ने देखा क्या, और किसी ने देखा क्या? तो वो जल्लाद जो था ना वो वहां बैठा था, वो जल्लाद खड़ा हुआ, उसने खड़े होके कहा कि राजा जी यदि मेरे सजा माफ करो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। भाई ये नहीं हो मैं बताऊं और आप मुझे दंड दे दो। तो राजा ने कहा 7 खून माफ है, यदि 7 मर्डर भी करके आया है तो भी तेरे को मैं कोई भी दंड नहीं दूंगा। इस बच्चे से संबंधित कोई बात है तू बता। उसने कहा बेटा आपका है। राजा ने कैसे? उसने कहा वो 51 हुआ था ना आपके। कौन सा? कि वो आपने कहा था ना कि फेंक किया जाओगे। हाँ वो गलत ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ था जो, कि हाँ उसको हम मार के नहीं आए थे, हम एक शेर की गुफा में फेंक के आए थे, और हो ना हो ये वही है। बातें शहर में फूटी तो दाई आई, जिस दाई ने वो लाइन खींची थी, उसने राजा को कहा कि राजा जी मैंने लाइन ही बाद में खींची थी वो, और ये कोई गलत नक्षत्रों में नहीं है, वीर भाग्यशाली आदमी पैदा हुआ है जो शेर की गुफा में फेंके तो भी मरा नहीं और अभी तक भी जिंदा है। तो राजा को लगा मेरा बेटा। तो राजा ने अपनी सेना भेजी, पालीवाल ब्राह्मणों का थैंक यू, तुम तो तुम्हारे पधारो। अपनी सेना भेजी, सेना का भाई पकड़ के लाओ रे भाई। यूं तो शेर कैसे पकड़ में है, तीर वीर मार के पहले घायल किया, फिर उसको बांध के पकड़ के लेके आए, इलाज वगैरह कराया, होश आया उसको, होश आया तो उसको दिखाई कि मिनक है और गुर्राना छोड़ बोल। फिर डार्विन के अनुकूलन का सिद्धांत कहता है कि आप जैसे रहोगे वैसे बन जाओगे, बाल वाल काटे, नाखून काटे, दांत छोले थोड़े आगे से। अब इतने दिन तक तो कच्चा ही मीट खाता था यार, अब उसको रोस्टेड दिया, उसका ये भी कोई चीज होती है, ये खा के देख तू आज थोड़ा। तो वो थोड़ा मनुष्यों के बीच में रहा, तो मनुष्यों जैसा होने लग गया। पालीवाल ब्राह्मण थोड़े दिनों बाद बंगाल की तरफ से वापस लौटे, तो वापस सेतराम जी के दरबार में गए, और उन्होंने जाकर के दरबार हम आपको एक बात बता के गए थे, क्या हुआ? और राजा ने कहा थैंक यू यार, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलाया, और वो यार मेरा बेटा ही है। तो आजकल का है? तो उसने कहा ये बेटा उन्होंने, ये तो एकदम अब एकदम आपके साथ रहने लगा कि हाँ, तो खाता नहीं है? अरे नहीं नहीं, आजकल तो बोलता भी है, कभी कभी गुर्रा लेता है, अब ढंग से बोलता है। शुरू अब तो कपड़े भी पहनता है, शुरू में कई दिन जिंदाबाद रहा था। मतलब अब एकदम रेडी है मामला, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता। मेरे लायक कोई सेवा तो बताओ यार, तुमने मेरे बेटे से मिला है। और उन्होंने कहा कि साहब हम वास्तव में आपके पास काम ही आए थे, हम वो पालीवाल इलाके में रहते हैं, वहां लूटपाट होती है, यदि आप अपना कोई बंदा भेज दो तो हमारी रक्षा कर लेगा। राजा ने कहा मेरे पास तो खूब सारे सेनापति, खूब सारे मेरे बेटे हैं, किसी को ले जाओ। उनका किसी को नहीं, इसको भेजो। वो सिंहों के साथ रहा था इसलिए उसका नाम सिंहा है। क्या नाम है? अच्छा, हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने कहानी आज पहली बार सुनी हो, या पहले कभी कोई यूट्यूब वगैरह पे देख लियो। बाकी कहानी पश्चिमी राजस्थान के घर घर में सुनाई जाती है। सिंहा के बारे में घर घर में बताया जाता। मेरे बहुत छोटे, मैं शायद दूसरी तीसरी में पढ़ता हूँ, तब मैंने एक कहानी सुन ली थी कि अपने यहाँ पर एक राजा था, राजा शेरों के साथ रहा था, इसलिए उसका नाम क्या था? सिंहा था। ये कहानी पुरानी है, तो इस कहानी से संबंधित एक पेंटिंग मेहरानगढ़ के किले में लगी हुई है। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर के अंदर, और जोधपुर में मेहरानगढ़ के किले में एक पेंटिंग लगी हुई है, जिस पेंटिंग में 5 शेर लड़ रहे हैं। उनमें एक शेर आदमी है, पर शेर की तरह दिखाया हुआ, वो उन चारों शेरों को पीट रहा है। 2 शेर यूं साइड में पड़े हैं, एक शेर की उसने पंजा पकड़ के यूं फेंक रहा है, एक शेर को अपने हाथ से रोक रहा है। तो मतलब यूं लग रहा है कि इन 5 की लड़ाई में जीत कौन रहा है? वो शेर जीत रहा है, जो क्या है वास्तव में? आदमी। ये पेंटिंग कई पीढ़ियों से लगी हुई है। जब अंग्रेजों का यहां पर राज हुआ करता, तब अंग्रेजों का एक साहित्यकार था रुडयार्ड किपलिंग। साहित्यकार कौन था?
रुडयार्ड किपलिंग अपने मेहरानगढ़ के किले में कई दिनों तक रुक के गया था। यकीनन रुडयार्ड किपलिंग ने वो पेंटिंग देखी है, तो उसने अपने वालों से किसी से पूछा, भाई ये क्या पेंटिंग बना ली रे तुमने, जिसके अंदर आदमी और शेर साथ में। अपने वालों ने क्वेश्चन कहा, चुप, शेर नहीं है, सीओजी महाराज है, हाथ जोड़, हमारे पूर्वज, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तेरे आदमी लग रखा है, सीओजी है। उसने कहा कैसे? तो अपने वाले ने किसी ने कहानी मांड के सुनाई, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई उसने सुनाई। रुडयार्ड किपलिंग को प्लॉट बड़ा पसंद आया, तो रुडयार्ड किपलिंग को लगा कि अच्छा, यदि कोई आदमी पशुओं के साथ रहे तो पशुओं जैसा बिहेव करने लग जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस प्लॉट पर पूरी एक बुक लिखी था, जंगल बुक। 1907 में जंगल बुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसी भी अंग्रेज को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, वो जंगल बुक को है। जंगल बुक पे हॉलीवुड वालों ने मूवी बनाई। 2012 में जंगल बुक को ऑस्कर का पुरस्कार मिलता है। उस मोगली को बच्चा बच्चा जानता है, उसके गीत आप सबने गाए हैं कि जंगल जंगल बात चलिए, चड्डी पहन के फूल खिला। आपने सबने गाया होगा, सब उसका नाम जानते हैं, मोगली। छोटे छोटे बच्चे भी मोगली को जानते हैं। हम नहीं जानते कि वो कैरेक्टर हमारा राव सिंह है। अंग्रेज बेच खा गए हमारी कहानियों को, हमें हमारी कहानियां तक नहीं पता। वो एग्जैक्टली कहानी राव सिंह की। मैं अपने गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को कहानी सुना दे कि मेरे दादाजी ने कोई औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं की है, वो साक्षर है वो नॉर्मली। और उन्होंने ये कहानी मुझे बहुत बचपन में सुनाई थी कि अपने यहाँ पर एक राजा था और वो राजा इस प्रकार से था। और धीरे धीरे पढ़े, समझ बड़ी तो अरे ये रुडयार्ड किपलिंग तो अपने यही रहता था। रुडयार्ड किपलिंग साल 3 रह के गया मेहरानगढ़ के किले के अंदर, और उसके बाद उसने किताब लिखी है, हमारी कट कॉपी पेस्ट मार गया वो। उससे वो नोबेल जीत गए, उससे वो ऑस्कर जीत गए। अपने इस कहानी को नहीं जानते, न उस कहानी के बारे में सुनते हैं। अब से याद रखना कौन है वो बंदा। आज के बाद जब भी जंगल बुक देखो तो बताना आसपास वालों को, सीओजी महाराज है, हाथ जोड़। इस प्रकार की बातें नहीं करनी। आई समझ में? चलो अगला लिखो। लिखो राव दूहड़। अब ये राव इन सब के नाम क्या लगता था, मैंने 1-2 के लगा रहा हूं, बाकी आगे मैं लगाऊंगा भी नहीं। जैसे मेवाड़ वाले नाम क्या लगाते थे, रावल, और बाद में क्या लगाने लगे, राणा। वैसे ये मारवाड़ वाले क्या लगाते थे, राव। तो राव राजाओं का टाइटल है, इसलिए बाबर लिखता है कि संगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार है। बताया ना? तो राव मतलब राजा ही होता है। अब कौन बना इधर, एक राजा कौन बना? तो दूहड़ जब छोटा था, दूहड़ सिंहा का पोता है, सिंहा के बाद में सिंहा का बेटा राजा बनता आस्थान, और आस्थान के बाद में कौन बनता है, दूहड़। दूहड़ छोटा था तो ननिहाल गया हुआ था। तो ननिहाल में इसके जो मामा जी के बेटे थे, उन्होंने एक बार इसको पूछा, तुम कौन हो रहे, कहां से आए हुए हो, तुम्हारा रंग रूप हमारे में मिलता नहीं, काले कोजे भूंडे सारे एकदम। तो सारे कर्नाटक के थे भाई, राष्ट्रकूट हो तो आप कर्नाटक के हो, साउथ इंडिया को, साउथ इंडिया को तो कलर तो ब्लैक ब्यूटी हो गए आप सारे के सारे। तो तुम हो कौन रे, तुम्हारा कोई रंग मिले, तुम्हारे चपटे चपटे नाक, पीछे से सीधे सीधे सिर तुम्हारे, हमारे से न तो कोई चाल मिलती है, न तुम्हारी डाल मिलती है। और उसने ऐसा कैसे यार, हम भी यहाँ के राजा हैं। तुझे राजा तो बता दे कि तुम्हारी कुल देवी कौन है। तो चुप हुआ। कहाँ है तुम्हारी कुल देवी का मंदिर? उसने कहा नहीं पता। तो तुम पता नहीं कौन हो रहे, कहाँ से उठ उठ के आए हो, तो जंगलों से आए हुए लोग हो सारे के सारे तुम। वो घर पे आके अपनी मम्मी के सामने रोता है, और मम्मी कहता है, मम्मी अपने कौन है, कहां से आए, अपनी कुल देवी कौन है, मुझे मामा जी वाले बच्चे यूं टोंट मारते रहते हैं। माँ ने कहा कि बेटा अपने बहुत दूर से आए थे, इसलिए कुलदेवी का मंदिर अपने वहीं रह गया। अपनी कुलदेवी नागणीची माता है। कुलदेवी कौन है? नागणीची माता है। कहा है मम्मी है? तो उसने कहा कर्नाटक। कहां पे? राष्ट्रकूटों की मूल राजधानी तो मान्यखेत थी, जहां आपका मूल राजवंश रहेगा वहीं तो आपके मंदिर वगैरह रहेंगे, वहीं तो आपकी मूर्तियां रहेगी। तो उसने कहा अपनी कर्नाटक। बच्चा जब बड़ा होता है, जब राजा बनता है, तो उसके दिमाग में सबसे अधिक वो बात थी कि हमारे पास हमारी क्या नहीं है, कुलदेवी। वो यहाँ से कर्नाटक जाता है, नागणीची माता की मूर्ति लेके आता है। फिर वो गांव की तमाम कहानियां एक जैसी होती है माता जी की मूर्तियों के संबंध में, कि माता जी ने उस दूहड़ को कहा कि तू मुझे लेके तो जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। जहां तक तुम आगे की तरफ देखेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वहां तक तेरे साथ चलूंगी। जहां पीछे मुड़ के देख लेगा, वहां से आगे मैं तेरे साथ नहीं जाऊं। ऐसी कहानियां हर मूर्ति के बारे में। कहते हैं दूहड़ उसको लेके आ रहा था, उसे अपनी राजधानी तक लाना था। राजधानी कौन सी है? खेड़। पर राजधानी से पहले जब वो पहुंचने वाला था राजधानी, एक रात पहले उसको रात को अंधेरा हुआ, तो राजधानी से थोड़ा दूर पहले एक पहाड़ पे रुक गया कि सुबह चल लेंगे यहाँ से। उस पहाड़ पर रुका। सुबह जब वो उठा, उठने के बाद में उसको दिशा भ्रम हुआ, उसे याद नहीं रहा कि अपने को इधर चलना है, इधर चलना है। गलती से उसने पीछे की तरफ देख लिया। माता जी ने कहा अब इस पहाड़ से आगे मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए उस पहाड़ पर माता जी का मंदिर बनाया गया, नागणीची माता का मंदिर बना, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा नागणा। क्या नाम पड़ा? खेड़ के पास ही बाड़मेर में एक जगह पड़ती है। तो नागणीची माता का मंदिर कहां पे है? नागणीची माता कौन है? राठौड़ों की कुलदेवी। ये मूर्ति कौन लाया था, कहां से लाया था? देखो, अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया। He brought idol of his claim that is नागणीची माता from कर्नाटका। अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया। He brought idol of his claim that is नागणीची माता from कर्नाटका। अपने कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया। He brought idol of his claim that is नागणीची माता from कर्नाटका।
अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया तथा इसे नागाना गांव में स्थापित करवाया एंड प्लेस्ड इट एट विलेज नेम्ड नागाना। बाड़मेर में जगह पड़ती। नागणेची माता का मंदिर था तो गांव का नाम ही क्या पड़ गया? नागाना। तथा इसे नागाना गांव में स्थापित करवाया एंड प्लेस्ड इट एट विलेज नेम्ड नागाना। तथा इसे नागाना गांव में स्थापित करवाया एंड प्लेस्ड इट एट विलेज नेम्ड नागाना। कहां से लेके आया था मूर्ति? ये बात इस तरफ और इशारा करती है कि कुलदेवी की मूर्ति कर्नाटक से लेके आया था। इसका मतलब ये राष्ट्रकूट है। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन है? राष्ट्रकूट है। क्योंकि यदि कुलदेवी आपकी कर्नाटक में है, इसका मतलब आपका कर्नाटक से कोई ना कोई लेना देना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुलदेवी ने कहा होगी मैं थोड़ा दिन पिकनिक मना के उधर आती हूँ, मैं कर्नाटक रहूंगी, मेरे से मिलना हो तो तुम कहां पे कांटेक्ट करना? कर्नाटक। इसका मतलब है ये पहले कर्नाटक थे, कर्नाटक से यही लोग बाद में आए थे यूपी, और यूपी से यही लोग बाद में कहां पे आ गए थे? राजस्थान। क्योंकि सिया तो यूपी से आया था, ये तो क्लियर है। पर कुलदेवी की मूर्ति लाने के लिए कहां गए हैं? कर्नाटक। इसका मतलब इन तीनों में संबंध है। इसका मतलब है शुरुआत के अंदर ये लोग कर्नाटक रहते, वहां पर चिंता था चिता चिता करते, उसके बाद वहां से चिंता था चिता चिता करते कहां है? यूपी, और वहां से चिंता था चिता चिता करते कहां है? राजस्थान। इसलिए राउडी राठौड़ साउथ की मूवी है। राउडी राठौड़ साउथ की मूवी है, तो भाई साउथ में राठौड़ का क्या लेना देना है? पर वहां पर भी अब राष्ट्रकूटों का सरनेम क्या हो चुका है? राठौड़ी हो चुका है। इसका मतलब ये लोग साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन से बाद में नॉर्थ आए थे, और नॉर्थ से बाद में किधर आ गए थे? अपने राजस्थान में। किधर आ गए थे? राजस्थान। पहले पड़ेगी बात, बाकी कल पड़ेगी।